अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम आज से फंडामेंटल प्रोग्रामिंग के अंदर सी लैंग्वेज सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग कंप्लीट सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम लोग सी के अंदर प्रोग्राम्स राइट डाउन कर सकते हैं और सी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। और अगर आप सी के अंदर अपनी स्किल्स बेहतर बना लेते हैं, अगर आपको सी लैंग्वेज आ जाती है तो उसकी मदद से आप किस तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अगर आपको सी के ऊपर ग्रिप हो जाती है, इट्स मीन दैट कि आपको ये बड़ा हेल्पफुल रहता है कि आप बाकी चीज़ों, अगर कुछ लोग प्रोग्रामिंग में बिल्कुल नए हैं और वो लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं तो सी बेसिक है। आप कह सकते हैं कि अगर आपको सी लैंग्वेज आ जाती है तो आपके लिए दूसरी लैंग्वेजेस को भी अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिनको बिल्कुल भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पता और या जिनको सी लैंग्वेज का नहीं पता और इसमें किस तरह से प्रोग्राम राइट डाउन किया जाता है उनका नहीं पता, तो उसके लिए हम लोग ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आज बिल्कुल बेसिक से लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस कितने टाइप्स की होती हैं और सी की हिस्ट्री क्या है, इसको किसने बनाया, कब बनाया गया और इसके क्या फ़ीचर्स हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। या मतलब कि अगर हम लोग सी लैंग्वेज सीखते हैं तो इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है या इसकी मदद से हम किस टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं लेक्चर 1 में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी तरह की होती हैं। जैसे मैं आम ज़ुबान में हम लोग बात करें तो देखिए रियल लाइफ में भी हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ह्यूमंस जो हैं वो किसी ना किसी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। जब आप लोग एक ही रीजन या एक ही एरिया के होते हैं तो आप लोग सेम लैंग्वेज में आसानी से बात कर सकते हैं। बट जब आप किसी दूसरे रीजन में जाते हैं या कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंस आ जाता है, तो आप फ्रीली बात नहीं कर सकते। तो इस तरह से कंप्यूटर और हमारी ज़ुबान में भी फ़र्क है। कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड दैट कि जो हम कह रहे हैं, आपको लग रहा होता है कि आप जब कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश को समझता ही नहीं है। कंप्यूटर की लैंग्वेजेस और हैं, वो आप जो लिखते हैं उसको ट्रांसलेट करके वो समझ रहा होता है। तो इसी तरह से कंप्यूटर की कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस है और हर लैंग्वेज एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। तो जितने भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस आप देख रहे हैं और आप मॉडर्न एरा में रह रहे हो, आप जितनी भी एप्लीकेशंस देखते हैं वो लैंग्वेजेस में बनाई गई हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। तो बेसिकली जी 3 टाइप की कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये 3 टाइप्स हैं। आप जो देखें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज कैटेगरी में आती हैं जो नियर टू कंप्यूटर होती हैं, यानी कंप्यूटर इनको ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड कर सकता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस, इंसानों की निस्बत। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा कंप्यूटर के करीब है, उस वो जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज इज़ नियर टू ह्यूमन, ये इंसानों के ज़्यादा करीब है, मतलब इंसान उसको जल्दी से समझ सकते हैं। तो हम लोग जो लैंग्वेजेस या सॉरी जो हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं वो ज़्यादातर हाई लेवल लैंग्वेज में बनाते हैं एज अ प्रोग्रामर। आप जो भी प्रोग्रामर कम्युनिटी देखते हैं वो हर एक की किसी ना किसी हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप होती है और वो जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं। बाद में कंपाइलर उनको ट्रांसलेट करके मशीन और असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं जिसमें कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। तो चले जी 1 बाय 1 इनको देखते हैं। सबसे पहले देखिए जी मशीन लैंग्वेज क्या होती है। मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज भी हम इसको बोलते हैं। बाइनरी का मतलब होता है 1 एंड 0 फॉर्म के अंदर। कंप्यूटर जो है वो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो 1 एंड 0 फॉर्म के अंदर ही अंडरस्टैंड करता है। वो हमारी हर बात को डिजिट्स में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप सिंपल कीबोर्ड से कोई भी वर्ड टाइप करते हैं ना, कोई भी आप लेटर टाइप करते हैं, तो कंप्यूटर वो उस लेटर को अंडरस्टैंड नहीं करता बल्कि उस लेटर को वो इस बिट्स में कन्वर्ट करता है और फिर अंडरस्टैंड करता है। तो इसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसमें हमारे 2 ही डिजिट्स होते हैं, आइदर 1 और आइदर 0। इसको 1 को हम पॉजिटिव लॉजिक बोलते हैं और 0 को हम लोग नेगेटिव लॉजिक बोलते हैं। ये मशीन लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10111, मुझे समझ नहीं आ रहा और किसी के लिए भी ये समझना मुश्किल होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो हम लोग 1 को ऑन बिट भी बोलते हैं और पॉजिटिव लॉजिक भी बोलते हैं। 0 को हम लोग ऑफ बिट भी बोलते हैं और नेगेटिव लॉजिक भी बोलते हैं। तो ये है जी मशीन लैंग्वेज। उसके बाद अनदर जो लो लेवल लैंग्वेज कैटेगरी आती है जी वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में 1 एंड 0 की जगह पे हम लोग कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, जैसे ऐड, मूव,
रजिस्टर्स में पड़ी हुई वैल्यूज़ को ऐड करना हो तो ऐड का वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, मूव का वर्ड है, सब्ट्रैक्ट का वर्ड है, ये इन प्लेस ऑफ 1 0 यूज़ किए जाते हैं। और ये भी ज़्यादातर अगर मशीन लैंग्वेज में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कोई भी इंस्ट्रक्शंस देना, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा सा एडवांटेज होता है क्योंकि उसमें सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द बिट्स। तो नेक्स्ट हम आते हैं जी अपनी हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट तरह की हैं। प्रोलॉग है जो कि शॉर्ट फॉर्म है प्रोग्रामिंग लॉजिक की, फोर्ट्रॉन है जो फार्मूला ट्रांसलेशन की शॉर्ट फॉर्म है, लिस्ट प्रोसेसिंग है, पास्कल है, और उसके बाद सी एंड सी प्लस 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 है। और हम लोग ये वाली लैंग्वेज इस थ्रू आउट कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं। और हम क्यों पढ़ेंगे इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ही प्रोग्रामर्स जो हैं कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम्स लिखते हैं, यानी कि कंप्यूटर्स के लिए एप्लीकेशंस बनाते हैं और उन एप्लीकेशन से बहुत सारी दुनिया जो है फ़ायदा उठाती है। जैसे कि हम लोग देखें कि आप बहुत सारी मार्केट के अंदर एप्लीकेशंस, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देख लें जिसकी मदद से अब बहुत सारे लोग उस ऑफिस पे डिपेंडेंट है। कंस्ट्रक्शन सॉरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बिजनेस है, वहाँ पे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब लोग में हर एक कैटेगरी का बंदा जो है वो उन एप्लीकेशन से फ़ायदा उठा रहा है। तो वो भी एप्लीकेशन डिफरेंट लैंग्वेजेस यानी किसी हाई लेवल लैंग्वेज में बनाई गई हैं। इसी तरह से हम लोग जो है आप भी कस्टमाइज़ एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अगर इनमें से आपका किसी भी लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप है तो आप डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। कस्टमाइज़ एप्लीकेशन से मुराद है कि आप कस्टमर की डिमांड पे, यानी जिस तरह की कस्टमर एप्लीकेशन चाहता है आप उस तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे आप देखिए कि आजकल के दौर में आप देखिए आप जहाँ पे भी जाएँ हर एक इंडस्ट्री या हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई होती है। आप एक मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, वहाँ पे भी आपको वहाँ उनका अपना एक इन्वेंट्री सिस्टम नज़र आ रहा होगा, तो उसको भी किसी डेवलपर किसी प्रोग्रामर ने वो एप्लीकेशन बना के दी होती है और वो उस एप्लीकेशन से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप डिमांड बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जब आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर ग्रिप हो जाती है फिर आप उन लैंग्वेजेस की मदद से कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें बना के उसको दे सकते हैं एज अ प्रोग्राम, अगर आप फील्ड चूज़ करते हैं। तो चलिए जी सी के बारे में देखते हैं कि आया सी लैंग्वेज क्या है। सो व्हाट इज़ अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक जर्नल पर्पस लैंग्वेज है, एक्सट्रीमली सिंपल है, मशीन इंडिपेंडेंट है। इस बात का क्या मतलब है जी मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब ये कि अगर आपने एक मशीन के अंदर प्रोग्राम बनाया तो उसका मतलब नहीं कि वो उसी मशीन के अंदर चलेगा या उसी कंप्यूटर के अंदर चलेगा, वो किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर भी आप वही प्रोग्राम वही एप्लीकेशन जो आपने सी में बनाई है वो चलाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि जिस कंप्यूटर के अंदर आपने वो एप्लीकेशन बनाई है सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए वो सिर्फ उसी कंप्यूटर के अंदर चलेगी, वो किसी दूसरे में भी चल सकती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ मशीन इंडिपेंडेंट। और एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी मदद से आप लोग डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे आप एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जी, विंडो जो है वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप विंडो बना सकते हैं। आपने काफ़ी सारे लोगों ने विंडो 7 यूज़ की होगी, विंडो 8 यूज़ की होगी, आप लोग विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि विंडो आपको इंटरफेस प्रोवाइड करती है और आप अपना काम बड़ी आसानी से विंडो की हेल्प से कर सकते हैं। तो आप इस तरह से सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हैं, आप एक ओरेकल डेटाबेस बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस जो आपको चाहिए वो आप बना सकते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं जी हिस्ट्री ऑफ सी की तरफ। हिस्ट्री ऑफ सी में देखिए सबसे पहले हमारे तो हिस्ट्री ऑफ सी में देखें कि हमारी जो फादर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी सबसे पहली लैंग्वेज जिसको यहाँ कहा जाता है वो है अलगोल। और ये सबसे पहले 1960 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यूरोपियन कंट्रीज़ में होता था। ये डेवलपर कम्युनिटी को दी गई जी कि आप इसका इस्तेमाल करें अपने बेनिफिट्स के लिए, कि ये भी एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। उसके बाद 1967 में जी बनाई गई BCPL एक लैंग्वेज थी जिसकी एब्रीवेशन है जी बेसिक कंबाइन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। BCPL 1967 में बनाई गई और इसको बनाने वाले बंदे का नाम था जी मार्टिन रिचर्ड। और उसके बाद आफ्टर 3 years एक और लैंग्वेज बनाई गई जिसे कीन थॉमसन ने बनाया था और इट्स कॉल्ड अ बी जो है वो BCPL से ही ड्राइव की गई थी और इसमें BCPL के ही मल्टीपल फीचर्स पाए जाते थे। और फिर ये लैंग्वेजेस के बाद हमारे पास आई जी सी लैंग्वेज 1972 के अंदर। 1972 के अंदर इसको बनाने वाला इंसान
का नाम था जी डेनिस रिची। डेनिस रिची ने इस लैंग्वेज को बनाया और इस लैंग्वेज में सी लैंग्वेज के अंदर उन्होंने BCPL और बी के ज़्यादातर फीचर्स को ऐड करते हुए कुछ एडिशनल फीचर डाले और सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएगी। और ये है डेनिस रिची जिन्होंने इस लैंग्वेज को बनाया था। सो दैट्स कॉल्ड द हिस्ट्री ऑफ सी के सी जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी। सबसे पहले एल्गोल आई 1967 में एंड आफ्टर दैट BCPL, उसके बाद बी और फिर BCPL और बी के फीचर्स को कंबाइन करते हुए 1972 में डेनिस रिची ने इन दोनों के फीचर को कंबाइन करते और कुछ एडिशनल फीचर्स डाल के सी लैंग्वेज को डेवलप किया। तो सी का इस्तेमाल कहाँ पे है, इसकी एप्लीकेशंस आप हमें देखनी पड़ेगी कि आया हम इसकी मदद से क्या चीज़ें बना सकते हैं और इसको ऑलरेडी कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो सी जो है जी वाइडली यूज़ हो रही है एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर। अब एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं, कुछ लोगों को नहीं आइडिया होता, कुछ लोग अभी नए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं या कंप्यूटर फील्ड के अंदर आए हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम देखें, आप देखें आजकल आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो एम्बेडेड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। आप वेयरेबल वॉचेज़ है, आपकी स्मार्ट वॉच है, आपका फ़ोन एक एम्बेडेड सिस्टम है जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर एम्बेड किया गया है, एप्लीकेशन एम्बेड की गई है। आप देखें आपका जो GPS है जिसकी वजह से आप अपनी लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम है। आपकी उसके बाद आपके TV एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, आपकी डिश वॉशर एक जो है वो एक एम्बेडेड सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें आप सी इनमें भी यूज़ होती है। उसके अलावा जी सी सिस्टम एप्लीकेशन यानी सिस्टम की बहुत सारी एप्लीकेशंस जो कि इंसानों को फ़ायदा दे सकती हैं और कंप्यूटर में इंसान अपना काम बड़ी जल्दी से कर लेता है। बहुत सारी एप्लीकेशन सिस्टम की जो है वो सी में बनाई जा सकती है। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी अब इंडस्ट्री में चले जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इवन आप किसी स्टोर में चले जाएं, हर एक ने अपना एक इन्वेंट्री सिस्टम बनाया होता है। तो इस तरह की एप्लीकेशंस को हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलते हैं जो कि सी लैंग्वेज के अंदर बनाई जा सकती है। और इसके अलावा अडोब के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनाए गए हैं। अब अडोब में हमारे पास जैसे आप देखें अडोब रीडर यूज़ PDF रीडर यूज़ करते हैं, अडोब इलस्ट्रेटर है, अडोब फोटोशॉप है। इस तरह के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स के आपने नाम सुने होंगे, वो सी लैंग्वेज के अंदर बनाए गए हैं। इसके अलावा गूगल का एक क्रोमियम या एक ब्राउज़र जो है वो पूरा का पूरा सी लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है। आप MySQL एक डेटाबेस है जो कि वाइडली यूज़ होता है। MySQL डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन में डेटाबेस अटैच करने के लिए यूज़ होता है। ये पूरा का पूरा MySQL सॉफ्टवेयर जो है वो सी के अंदर बनाया गया है। और उसके अलावा आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, विंडोज़ बना सकते हैं और कंपाइलर प्रोडक्शन के लिए भी ये यूज़ होता है। IoT एप्लीकेशंस, IoT का मतलब होता है जी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी आप अक्सर देखते हैं चूँकि इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आप देखें कि स्मार्ट होम्स हैं, लोगों के घर जो हैं वो स्मार्ट हैं। आप लोग अपने जो रिमोट कंट्रोल्स हैं उनकी मदद से लाइट्स ऑन एंड ऑफ़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको खुद उठ के स्विच ऑन एंड ऑफ़ नहीं करना। आप रिमोट की मदद से अपने कर्टन्स जो है वो क्लोज़ कर सकते हैं, कर्टन्स को ओपन कर सकते हैं। यानी आपके जो बाजू का जो आपका स्मार्ट होम्स होते हैं उनमें आपका जो पूरा घर होता है वो आपके फ़ोन के साथ कनेक्टेड होता है। तो आप अपने फ़ोन की मदद से अपने घर की चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। आप लाइट्स ऑन ऑफ़ कर सकते हो, फैंस ऑन ऑफ़ कर सकते हो, डोर्स क्लोज़ एंड ओपन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की जो इंटरनेट ऑफ़ एप्लीकेशंस जो आपके घरों को स्मार्ट बनाती हैं। आप देखें आप वेयरेबल स्मार्ट वॉचेस वगैरह जो आपकी डिफरेंट चीज़ों के साथ कनेक्टेड होती हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए भी आप सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो। सो दैट्स द बेसिक यूज़ ऑफ सी कि कहाँ कहाँ पे सी का इस्तेमाल ऑलरेडी हो रहा है और आप इसमें क्या नहीं, इसको सीख के आप क्या क्या बना सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट मूव करते हैं। टिपिकल सी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इस बात का मतलब ये है कि हम लोगों ने देखना है कि अगर हम कोई सी का सिंपल सा कोई प्रोग्राम राइट डाउन करते हैं तो बैकग्राउंड के अंदर क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से हमारा प्रोग्राम रन होता है और हमें उसका रिजल्ट मिलता है। यानी हमने कोई भी काम के लिए कुछ सेट्स ऑफ लाइंस लिखी, कुछ कोड लिखा और वो किस तरह से बैकग्राउंड मशीन के अंदर वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। डिस्क होता है जी आपकी कोई भी ड्राइव है, सी ड्राइव है, ई ड्राइव है, जो आपकी कंप्यूटर्स के अंदर ड्राइव्स होती हैं। अब हम लोग सी के लिए जो कंपाइलर यूज़ करेंगे वो है जी डेव सी प्लस प्लस। डेव सी प्लस प्लस को आप आराम से गूगल पे जाके राइट डाउन करिए डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड, और आप पहले ही वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस कंपाइलर को यूज़ करते हुए हम अपनी सी प्रोग्राम के सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स हैं वो उनकी प्रैक्टिस करेंगे।
तो एडिटर क्या होता है, वो आपका कंपाइलर ही है। जैसे आप देखें वर्ड के अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, वो आपका एडिटर होता है ना, जिसमें आप कुछ टाइपिंग कर सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स राइट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह से डेव सी प्लस प्लस के अंदर आप कुछ कोड राइट डाउन करते हो, वो आपका एडिटर होता है। तो प्रोग्रामर क्या करेगा, एक प्रोग्राम क्रिएट करेगा एडिटर के अंदर और फिर उसको डिस्क के अंदर स्टोर करेगा। मतलब जैसे हम लोग कहीं किसी पेज नोट पैड के ऊपर ही कुछ राइट डाउन करते हैं, फिर उसको सेव करते हैं और वो हमारा किसी ई या सी ड्राइव में जाके जो भी लोकेशन हम देते हैं वहाँ जाके हम उसको सेव कर देते हैं। इसी तरह से हमारा जो एडिटर होगा, यानी जो हमारा डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर हम इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर हम कोई भी कोड लिखते हैं तो फिर कोड लिखने के बाद हम उसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर प्री प्रोसेसर जो है वो हमारे कोड के प्रोग्राम को, हमारे प्रोग्राम को क्या करता है, प्रोसेस करता है। फिर हमारा जो कंपाइलर होता है वो हमारी जो सी फाइल होती है, क्योंकि हम लोग सी पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोग अपनी फ़ाइल को डॉट सी एक्सटेंशन से सेव करते हैं, यानी हमारी फ़ाइल जो होती है ना सी टाइप की होती है। तो वो हमारी सी की फ़ाइल को ऑब्जेक्ट फ़ाइल में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। और कन्वर्ट करने के बाद लिंकर क्या करता है, हमारी जो फाइल्स हमने जो कोड लिखा है उसके साथ साथ हमारा जो जो लाइब्रेरीज़ रिक्वायर्ड होती हैं उस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ सेट्स ऑफ लाइब्रेरीज़ होती हैं, उनको लिंक करता है। लिंक करने के बाद वो आपकी फ़ाइल को एक्जी फाइल बना देता है। जैसे पहले आपकी फ़ाइल सी एक्सटेंशन में होती है, फिर वो ऑब्जेक्ट फाइल में आती है और उसके बाद उसको डॉट एक्जी फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। आप अक्सर फाइल में देखते होंगे कि जब भी वो एग्जीक्यूट होने लगती हैं तो उनकी एक्सटेंशन डॉट एक्जी हो जाती है। तो इस तरह से एक्जी फाइल क्रिएट होती है और लोडर उसको मेमोरी के अंदर लोड करता है। जो कि नॉन कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट से आए हैं, यानी जिन्होंने अभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा, शायद उनके लिए रैम और प्रोसेसिंग इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी नहीं होंगी। जैसे देखें, अगर हम लोग बात करें कि हम कंप्यूटर चलाते हैं तो हम नहीं जानते कि बैकग्राउंड में काम किस तरह से हो रहा है। हमने कोई भी डॉक्यूमेंट खोल लिया, कोई गाना प्ले कर लिया, तो बैकग्राउंड में किस तरह से ये एग्जीक्यूट होता है, प्रोसेसर हमारा गाना किस तरह से प्ले कर रहा होता है, शायद कुछ लोगों को आइडिया हो, कुछ लोगों को आइडिया ना हो। तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि ये मेमोरी के अंदर लोड करना क्यों ज़रूरत है। प्राइमरी मेमोरी हमारी रैम होती है। आपने रैम का नाम सुना होगा। ये कंप्यूटर के अंदर हमारी प्राइमरी मेमोरी भी हम इसको बोलते हैं, टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं या मेन मेमोरी भी बोलते हैं, जहाँ से हमारा जो सीपीयू यानी कि प्रोसेसर होता है वो इंस्ट्रक्शन उठाता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जो भी आपने काम करना होता है ना, जो भी किसी भी चीज़ को आप अगर डबल क्लिक करते हैं तो वो उसका मतलब है कि वो जो उसको उस डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए जो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो सबसे पहले मेमोरी के अंदर जाएंगे। सीपीयू उनको एग्जीक्यूट करता है, फिर वो ओपन होती है। बैकग्राउंड पे वैसे तो ये काम बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन बैकग्राउंड में ये पूरा प्रोसीजर परफॉर्म होता है। आप एक गाना ही प्ले कर रहे हैं तो गाना प्ले करने की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो सबसे पहले आपकी मेन मेमोरी के अंदर आती हैं, यानी प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती हैं। सीपीयू वहाँ से इंस्ट्रक्शन उठाता है और उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर वो गाना प्ले होता है। इसी तरह से सी का जब प्रोग्राम हम राइट डाउन कर लेते हैं और लिंकर उसके साथ लाइब्रेरीज अटैच करके उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, तो लोडर उसको मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी के अंदर लोड करता है। लोड करने के बाद ही सीपीयू वहाँ से इंस्ट्रक्शन को उठाता है और एग्जीक्यूट करके हमें उसका रिजल्ट देता है जो भी हमने कोड लिखा होता है। सो दिस इज़ अ टिपिकल सी प्रोग्राम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो आगे देखते हैं जी मेमोरी कॉन्सेप्ट क्या है। मेमोरी कॉन्सेप्ट ये है जी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने कुछ भी करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवानी है सीपीयू से, ताकि प्रोसेसिंग होने के बाद आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी है, वो आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद आपको रिज़ल्ट दिया जाता है उसका। तो आप वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर जाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दो वैल्यूज़ हैं 45 एंड 72। आपने इनको ऐड करना है, आपने कीबोर्ड से टाइप कर दिया 45 एंड 72। ये सबसे पहले मेमोरी के अंदर जाएंगी और सीपीयू इनको पकड़ेगा, इन दोनों को फिर वो प्लस करेगा। प्लस करने के बाद रिज़ल्ट दोबारा जो है, इन दोनों का सम करने के बाद रिज़ल्ट दोबारा मेमोरी के अंदर ही रखा जाता है और फिर इसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट किया जाता है। अब जिसमें भी चाहे आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो उसमें भी ऐसे होता है कि आपकी वैल्यूज़ पहले मेमोरी के अंदर जा रही हैं। मेमोरी के अंदर जाने के बाद जो आपकी मेन मेमोरी यानी रैम है उसके अंदर जाती है और सीपीयू वहाँ से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके आपका रिज़ल्ट भी वहीं पे रखता है और फिर आपके रिज़ल्ट को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट किया जाता है। और ये काम इतनी जल्दी होता है कि आपको लगता है कि शायद ये
विदिन सेकेंड्स हो गया, लेकिन बैकग्राउंड पे वो पूरा प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है कि यहाँ से अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में भी बता रही हूँ कि आप एक गाना ही प्ले कर रहे हो, तो वो गाने की प्ले करने के लिए जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी पहले मेन मेमोरी यानी रैम में आती हैं। सीपीयू वहाँ से इंस्ट्रक्शंस उठाता है और उनको एग्जीक्यूट करता है। इसी तरह से हम लोग अगर कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उसमें हम लोग अगर कुछ वैल्यूज़ को ऐड करना चाहते हैं तो उन वैल्यूज़ को हमें सबसे पहले मेमोरी के अंदर लेके जाना होगा और फिर उनकी मैनिपुलेशन करवानी होगी, यानी उनको अगर हम ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो उनका रिज़ल्ट दोबारा मेमोरी के अंदर ही रखा जाता है और फिर सीपीयू हमें उसका रिज़ल्ट वापस प्रोवाइड करता है। सो दिस इज़ द मेमोरी कॉन्सेप्ट। आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट हम सीरीज़ में थोड़ा सा ये देखेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, और फिर थोड़ा सा प्रोग्राम भी राइट डाउन करेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।